हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री से जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल जो होता है एक लिक्विड होता है। एक्चुअली ये एल्कोहल्स की फैमिली से बिलोंग करता है। जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल फैमिली का नाम है, समझ लीजिए ग्रुप का नाम है। उस ग्रुप में एक मेंबर इथेनॉल भी है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। सो फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसका जो कॉमन नेम होता है अल्कोहल बोल देते हैं कॉमनली। केमिकल फॉर्मूला ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं इसकी जो स्मेल होती है, देखिए सब लोगों को इसकी स्मेल पसंद भी नहीं आती। जैसे मुझे तो इतनी खास पसंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है मैं इसको कंज्यूम नहीं करता, बट कई बार कुछ लोगों ने ट्राई किया है तो पता चल जाता है। स्मेल तो हमें पता ही होता है और दूसरे लोग पीते हैं जो उससे स्मेल से पता चल जाता है कि भाई कैसी स्मेल है। बट हमें तो पसंद नहीं है, बट फिर भी लिखा जाता है कि इसकी स्मेल प्लेजेंट है। अल्कोहल है तो अल्कोहलिक स्मेल तो आई है ना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जी अल्कोहल का या इसका इथेनॉल का, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन में आप कन्वर्ट कर लेना, 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। और इसके अलावा ये एक अच्छा सॉल्वेंट है और पानी में सभी प्रोपोर्शंस में सोल्यूबल होता है। सभी प्रोपोर्शंस में सोल्यूबल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए एक बर्तन में आपने पानी ले लिया भर के, ठीक है। ये कोई बोतल है, इसमें आपने 2 लीटर 3 लीटर पानी ले लिया, ये वाटर है, और इसमें सिर्फ आपने 1 ड्रॉप अल्कोहल डाल दिया या इथेनॉल डाल दिया, ठीक है जी, सिर्फ 1 ड्रॉप। तो ये 1 ड्रॉप के ये बिल्कुल पानी में पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ आपने इथेनॉल को भर के ले लिया, एक बर्तन में इथेनॉल ले लिया पूरा भर के, और सिर्फ आपने 1 ड्रॉप पानी की डाल दी, तो ये भी पूरी तरह से इसमें डिसोल्व हो जाएगा। ये मतलब हुआ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है जी। इसका मेडिकल क्षेत्र में भी यूज किया जाता है, इसको दवाइयों में यूज किया जाता है। मेडिसिन्स लाइक टिंक्चर आयोडीन, जी ओके। और ये नशा करता है, अगर इसका थोड़ा भी कंजम्पशन हम करेंगे तो वो नशा करेगा। सो कॉजेज ड्रंकननेस, ठीक है जी। और अगर इसका लॉन्ग टर्म तक कंजम्पशन किया जाए, कंज्यूम किया जाए इसको, तो इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो था इसके बारे में। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वो देख लेते हैं एक बार। इसको रब करना ही पड़ेगा। So let's
टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, और पहली है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, Na लिख देता हूँ। ओके, तो इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH को यदि रिएक्ट करवाया जाए सोडियम के साथ तो ये क्या बनाता है? तो ये बना देगा यहाँ पे देखिए O के ऊपर, यानी कि ये पूरा जो ये वाला जो हिस्सा वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना देगा, ये एक प्रोडक्ट बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? साथ में ये बनेगा जी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है जी, और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये तो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया है, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली है और इसके अंदर हमने ये ले लिया है इथेनॉल ले लिया, और हमने इसके अंदर डाल दिए हैं सोडियम के कुछ पीसेस डाल दिए हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके यहाँ पर एक गैस रिलीज करेंगे। तो ये जो गैस रिलीज करेंगे हम इसके पास क्या करेंगे, एक कैंडल लेके चले जाएंगे, कोई भी जलती हुई चीज़ लेके जाएंगे। तो ये जो गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलेगी और पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। इसी से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे गैस रिलीज होगी और वो हाइड्रोजन गैस होगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि भाई बताइए कि इथेनॉल को यदि सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनेगा, या फिर ये दे देंगे और कंप्लीट द रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे, कंप्लीट द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे इधर रिएक्टेंट्स तो दे देंगे, एरो डाल के इधर खाली छोड़ देंगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा और साथ में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और पूछ लेंगे कि भाई हाउ कैन यू कन्फर्म दैट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड सोडियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, तो अब आपको बता देना पड़ेगा कि भाई इट विल बर्न विद पॉप साउंड इफ अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द टेस्ट ट्यूब, इट कंफर्म्स दैट द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन। बाकी के क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन इसका क्या हो सकता है इथेनॉल का? तो ये जो इथेनॉल होगा इसको यदि हम गर्म करते हैं 443 केल्विन और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 भी इसके साथ यूज़ करते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं, तब क्या रिलीज़ करेगा ये? तब ये रिलीज़ करेगा ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिलीज करेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, यहाँ पर पानी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे ये जो अच्छा यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग करना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो बैलेंस आप कर लेना। ठीक है ना, तो देखो यही होगी इसकी बैलेंसिंग, बाकी आप देख लेना एक बार। अब इसको देखते हैं CH3 CH2 CH3। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट अकेला था, रिएक्टेंट अकेला था, अकेले रिएक्टेंट से अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी को इथेनॉल से अलग कर दिया गया है, पानी को इथेनॉल से अलग कर दिया गया है। और ये काम किया किसने है? ये काम किया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने। इसीलिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन दे देंगे, इसको कंप्लीट करना बोल सकते हैं आपको,
या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। एमसीक्यूज में अगर दे देंगे तो एक ऑप्शन ये भी दे देंगे कि भाई इट वर्क्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इसके दो रिएक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक, सो इसका कॉमन नेम होता है जी एसिटिक एसिड। और ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप से, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर क्यों ये तो एक एसिड है, अच्छा ये एक वीक एसिड है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करवाई जाती है कि वो जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है ब्लू लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से अगर हम इसको टेस्ट करें इथेनोइक एसिड को और HCl को, तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये दोनों ही क्या है, एसिड है। लेकिन उसके ऊपर जो पीएच स्केल अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो इसकी पीएच स्केल वैल्यू आती है लगभग 4 के आसपास, और जो HCl है जो कि एक मिनरल एसिड है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी वैल्यू आती है लगभग 1 के पास। और आप सब जानते हैं कि पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इससे पता चलता है कि ये जो इथेनोइक एसिड है बट ये एक कमज़ोर एसिड है। इसका केमिकल नेम देख लिया हमने, ग्रुप देख लिया, और इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है जी, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है जी 290 केल्विन, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 17 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर से भी 27 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, उससे 10 डिग्री कम। इतने टेम्परेचर पे हम सर्दी महसूस करते हैं, है ना, ठंड हो जाती है। तो इसके कारण होता क्या है कि ये सर्दियों में जम जाता है। अभी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, आप देख भी रहे हैं ना आसपास आपके कितने टेम्परेचर रहते हैं, तो आप कई बार देखेंगे कि 17 से भी कम रहता है। तो सर्दियों में ये जम जाता है, फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर सीजन, हेंस क्योंकि ये जम जाता है इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, हेंस ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है जी। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका यदि 5 to 8% पानी में सॉल्यूशन लिया जाए तो उसको बोलते हैं विनेगर। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ओके जी। अच्छा, ये जो विनेगर होता है इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है अचार वगैरह डालने में, विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है जी। ओके, अगर विनेगर की बात करें तो इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी तिखी सी होती है, पंजेंट स्मेल। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है लगभग 118 डिग्री सेल्सियस।
अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपसे कोई केमिकल फॉर्मूला ये वो पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट। पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि भाई यदि इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिक्स कर दिया जाए, इथेनॉल जिसके बारे में कि अभी हम पढ़ चुके हैं, तब क्या होगा। तो इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, हम सीधा केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, प्लस, तो ये क्या हो गया इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया इथेनॉल। तब ये क्या बनाता है, तब यहाँ पे होता ये है कि ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH ये अलग हो जाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, पानी। क्या बनेंगे जी, पानी, H2O, 2 हाइड्रोजन हो गए ना, H2O। अब बाकी इनको आप सेम इसी ऑर्डर में लिख दो। पहले इसको लिख दो CH3 COO, और यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है, प्लस तो पानी है ना साथ में, प्लस H2O। तो ये चीज़ बनती है जी। क्या बनती है ये समझ आ गया आपको कैसे करना है। ये चीज़ जो बनी इसको बोलते हैं ईस्टर, इसी को बोलते हैं ईस्टर। और ईस्टर क्या है, देखिए ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये है एक एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल ही ना, इथेनॉल, जो कि किससे बिलोंग करता है, एल्कोहल के ग्रुप से। अब एल्कोहल तो इथेनॉल के अलावा और दूसरे भी हैं ना। ऐसे ही ये क्या है, एसिड है ना, एक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट एसिड तो बहुत सारे होते हैं ना, एसिड्स की फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब कभी भी एक एसिड और एक एल्कोहल मिलता है तो एक ईस्टर बनता है। तो जैसे ये दोनों फैमिली के नाम है, ये भी ईस्टर भी क्या है, फैमिली का नाम है। ये एक ग्रुप है, मतलब कि उस ईस्टर्स की फैमिली में, ग्रुप में बहुत सारे दूसरे ईस्टर्स भी होते हैं। वो कौन से बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, किस एसिड का रिएक्शन किस एल्कोहल से करवाया गया। बात समझ में आई। इसके अलावा कोई दूसरा एसिड लेंगे, एल्कोहल लेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा एसिड लेंगे, उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो कोई दूसरा ईस्टर बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी फैमिली का नाम ईस्टर। इसका अगर पर्सनल नाम बताएं तो वो हो जाएगा इथाइल एसीटेट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट या ईस्टर। तो ये जो ईस्टर होता है ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसीलिए इसको यूज किया जाता है, यूज्ड टू प्रिपेयर सिंथेटिक परफ्यूम्स एक्सेट्रा। भाई खुशबूदार चीज़ है तो परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंथेटिक। तो नेचुरल भी होते हैं क्या जी, हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे कि फूलों वगैरह से बनाते हैं ना, जो इत्र वगैरह बोलते हैं, तो वो नेचुरल हो गया, है ना। तो ये हो गया, ओके। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो चीज़ है, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ईस्टर को ही, ईस्टर को एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ईस्टर ही है, ठीक है। इसकी अगर थोड़ा खोल के इसको लिखें, एक्सपेंड करके लिखें, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना सी के साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो दिखाया गया है स्ट्रक्चर शुरुआत में ईस्टर की, वो ये दिखाई गई है। आई होप आपको अब इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं इसकी सेकंड केमिकल। अच्छा, यहाँ पर क्या बना है, ईस्टर बना है ना। क्योंकि ईस्टर बना है, इस रिएक्शन में ईस्टर बना है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ठीक है। तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको दे देंगे, ये दो चीज़ बता दी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरफ ये है, क्या है, इथेनोइक एसिड, इधर है इथेनॉल, और इधर का आपको कंप्लीट करके लिखना है। ये बना है तो ये
ये ईस्टर बना है, ठीक है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ईस्टर का आपसे जो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो प्रॉपर नेम है वो पूछ लेंगे, भाई इथाइल एसीटेट है ये। अब बात करते हैं इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टी की। ओके, अब इसमें और क्या हो सकता है। अब ये जो अभी ईस्टर बना था, मैं इसका सीधा जो सबसे छोटा जो फॉर्मूला बनेगा वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो ईस्टर बना था, ये बना था ईस्टर, है ना। इस ईस्टर को यदि रिएक्ट करवाया जाए इसके साथ, किसके साथ, इस ईस्टर को या इथाइल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है, ये बनता है। ये क्या चीज़ है, यदि ये फॉर्मूला ऐसे होता CH3COOH ये होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। लेकिन अब इसको हम बोलेंगे सोडियम साल्ट, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है जी। साथ में क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया। तो ये जो सोडियम है अगर आप देखें तो ये जो सोडियम है ये आ गया इसके साथ चिपक गया इधर, CH3CO इधर। तो ये जो C2H5 है ये इधर चला गया, इस तरह से देखना आपने। तो C2H5 यानी कि CH3CH2OH, CH3 देखो C2H5 है ना, तो मैं इसको CH3CH2OH ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। या आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो था ईस्टर था, इसको मैंने C2H5 लिखा है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, CH3CH2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये ईस्टर है। बस ये जो हिस्सा है ये इसके साथ कंबाइन हो गया, और ये जो हिस्सा है CH3CH2 ये इसके साथ कंबाइन हो गया। पहले हमने इनको लिख दिया, इसको लिखा, देखो CH3COO और साथ में Na। उसके बाद इस हिस्से को CH3CH2 और साथ में ये OH। और ये क्या बन गया है, तो फॉर्मूला बन गया किसका, इथेनॉल का, है ना। समझ में आया जी आपको, ये बन गया फॉर्मूला इथेनॉल का। यानी कि जब एक ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में इथेनॉल। ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसका दूसरा नाम भी सोडियम इथेनोएट, ETHA NOATE। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही बता देता हूँ, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया, और इसका दूसरा नाम हो गया सोडियम इथेनोएट। इसी का दूसरा एक और नाम हो गया सोडियम एसीटेट। क्लियर है जी। अच्छा, ये जो चीज बनी है ना सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यही सोप में यूज होती है, सोप बनाने में, ठीक है, सोप। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सापोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सापोनिफिकेशन। क्लियर। आपको अगर ये दो रिएक्टेंट इधर दे दिए, रिएक्शन कंप्लीट करने को बोल दिया जाए, आई होप आप कर देंगे, ठीक है। वो इधर इथेनॉल बन गया। इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं, ये क्या है, सोडियम इथोक्साइड इथेनोइट है। सोडियम इथेनोइट का दूसरा नाम बोल दिया, ये बोल दिया, तीनों इसके एक नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आई है सोप की। तो सोप क्या होता है, सोप वो होती हैं जो कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain carboxylic
एसिड्स। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग सोडियम और पोटेशियम सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका मतलब हुआ ये। इसका सी और यहां पर ये या तो ये देखिए, या तो इस तरह से चेन हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर मतलब ये बीच में ना CH2 ये इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इनकी संख्या कितनी भी बढ़ सकती है, जैसे कि अब समझ आया आपको? इस तरह से। अब इनको खैर सोप वाले टॉपिक में हम देखेंगे, फिर भी बता देता हूँ, इसलिए अब बार बार इतना बड़ा तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ऐसे और ऐसे। ये जो चार्ज्ड, ये जो आयनिक इसका जो पार्ट है, इसको हम ऐसे सर्कल बना देते हैं और बाकी ऐसे ऐसे जिगजैग करके ये दिखा देते हैं। ये क्या कार्बन चेन है, कार्बन चेन को ऐसे और आयनिक पार्ट को इस तरह से, ये ठीक है। बाकी इसके बारे में जब सोप्स वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर जिक्र आ गया था सोप का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये तो हो गया एक प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होगा, सैपोनिफिकेशन भी हो गया जी। आगे है रिएक्शन विद अ बेस। जैसे ये हो गया इथेनॉइक एसिड, इसको यदि एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए। अब ये चीज़ तो हमने एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ रखी है आप सबने, कि जब कभी भी ये कोई एसिड है तो एसिड ही, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वीक एसिड है, कैसा भी है, और ये क्या है तो बेस। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, यही बनाते हैं ना जी। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सेम वही, क्या? सोडियम इथेनॉइट, यही बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? प्लस वाटर। बस हो गया आसान, आई बात समझ में? बस इसमें इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अभी इनको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस तो छोटा सा काम है, आप कर ही लेंगे। ओके, अब है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। ठीक है, अब देख लेते हैं बारी बारी से। CH3COOH, इसका रिएक्शन यदि NaCO3 से करवाया जाए, या फिर इसका रिएक्शन CH3COOH, इसका रिएक्शन किससे करवाया जाए? Na2CO3। तो ध्यान रखना क्या बनेगा? वही बनेगा, वही क्या? सोडियम इथोक्साइड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान रखिए, इसमें जो एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ी उसमें क्या बना था? उसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाया था। प्रोडक्ट क्या बने थे? ईस्टर बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी, यही बने थे ना। उससे अगली जो रिएक्शन थी सैपोनिफिकेशन, उसमें क्या बना था? सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना था अगली ही रिएक्शन में। उससे अगली रिएक्शन जो हमने पढ़ी बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ, उसमें भी यही बना, CH3COO Na। और ये जो रिएक्शन है इसमें भी ये प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना। इससे आपको ये लर्न करना आसान पढ़ना इसको आसान हो जाएगा।
CH3COONA ये बनेगा। इधर भी क्या बनेगा, CH3COONA, ये तो बनेगा ही दोनों में। तो फर्क नहीं पड़ता आप सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट तो बनना ही है। और क्या बनना है इसके साथ, अगले प्रोडक्ट भी कॉमन है दोनों में। इसमें क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, और इसमें भी क्या बनेगा भाई, CO2 प्लस H2O, ये चीज़ बनेगी। क्लियर हुआ ये? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा, उसमें टाइम मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कर लेंगे क्योंकि पहले चैप्टर में आपने बैलेंसिंग वगैरह तो सीख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये बन गए। अब हाँ, मैं कुछ बताने वाला था इंपॉर्टेंट, याद आया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी पूछ लेंगे, जैसे कि जो ये बनी थी ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी, उसमें पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी, कंफर्म करो, कैसे कंफर्म करोगे। तो उसको कंफर्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही यहाँ पर पूछ सकते हैं कि बताइए जी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये कैसे कंफर्म करोगे। तो ये हम कंफर्म कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, आप सबने पढ़ रखा है कि जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाएंगे। लाइम वाटर क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, CaOH2, यही होता है ना केमिकल फॉर्मूला। लाइम वाटर में से जब हम इसको पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा ना। तो इससे होगा क्या, ये क्या होता है, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट ये इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो इसके कारण जो पानी है उसका कलर मिल्की हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। और अगर इस गैस को जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसको यदि हमने लाइम वाटर में से पास करवाया और उसका कलर अगर मिल्की हो गया तो इसका मतलब है कि जो गैस है बनी है जो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक तो ये चीज़ है, दूसरा इसका एक और लक्षण है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, इससे प्रूव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है 100%। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई, क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई डिफरेंस बताइए कि व्हाट विल बी द डिफरेंस, केमिकल डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो केमिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए भाई, ये जो केमिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल या इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड विल टर्न इथेनोइक एसिड इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड क्या करेगा, ये करेगा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, है ना, रेड मीट कर देगा, जबकि ये डजंट चेंज द कलर, चेंज द कलर। भाई ये कलर चेंज नहीं करेगा, इथेनॉल जो है ना अल्कोहल होता है, ये कोई एसिड नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, यहाँ पर प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस ये ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, है ना, जबकि ये डजंट प्रोड्यूस, ये डजंट रिएक्ट एट ऑल, ये रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इसके साथ प्रोड्यूस करने से, रिएक्ट करने से ये प्रोड्यूस करेगा, और ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, और इसी तरह से। ठीक है, और फिजिकल चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो फिजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंस क्या हो जाएंगे भाई। नंबर 1, क्या है, इथेनोइक एसिड है ना, इसकी पंजेंट स्मेल है,
पंजेंट स्मेल, और इसकी प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। और क्या है नंबर 2, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तो पढ़ाया है थ्योरी वगैरह, तो डिफरेंस वगैरह आप क्लियरली कर लेंगे, ठीक है जी। तो फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।